वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी दो बैलों की कथा। इसे 9th क्लास के हिंदी में शामिल किया गया है बेटा, हिंदी ए में, और साथ में SOSC में भी आपकी ये पहला पार्ट दो बैलों की कथा ही है बेटा। इसके राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी। तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रेमचंद जी के बारे में बताना चाहूंगी। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को यानी कि 1880 में वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। पिताजी का नाम इनके अजायब राय था और डाक खाने में नौकरी किया करते थे वो। जब ये 8 साल के थे मुंशी प्रेमचंद, तब इनकी माता का निधन हो गया था। इनकी पिता ने फिर उसके बाद दूसरी शादी की, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी माँ को बहुत मिस करते थे और इनका बचपन जो था बहुत ही अभाव में बीता, बहुत कमी के साथ बीता, बहुत ही गरीबी में बीता। जब ये 15 साल के थे तभी इनकी शादी हो गई थी। पहले एक बार इनकी शादी करा दी गई थी और उसके बाद इनके पिता का जब निधन हुआ तो अचानक ही इनके सिर्फ पूरे के पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। जबकि प्रेमचंद को पढ़ने का शौक था बहुत ज्यादा, ये वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से ये उच्च शिक्षा मतलब कि हायर एजुकेशन नहीं पा सके। तो बचपन में ही लेकिन इन्होंने उर्दू की शिक्षा ली थी, उर्दू इनको आती थी, तो ये नवाब राय के नाम से बेटा लिखा करते थे। शुरुआत में ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे उर्दू में, और अंग्रेजों के खिलाफ, जैसा कि मैंने आपको बताया 1880 में इनका जन्म हुआ था, तो जिस वक्त इन्होंने लिखना शुरू किया था उस वक्त हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेजों ने इनका जो पहला संकलन था, जो पहला इनका जो बुक जो कह सकते हैं या कलेक्शन कह सकते हैं स्टोरीज का, 5 कहानियों का इनका संकलन था, सोजे वतन के नाम से उसको जब्त कर लिया था। उसको अपने यहाँ एक तरह से बैन कर दिया था पूरे इंडिया में। इनके ऊपर एक तरह से बहुत सारे बैन भी लगाए गए थे, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे कि आप नहीं लिख सकते हैं और लिखेंगे कुछ भी तो आप हमें दिखाएंगे, उसके बाद उसको आप पब्लिश करेंगे। इनका अपना प्रेस हुआ करता था, तो वहीं पर ये अपने आप ही किया करते थे। तो ये आजादी से पहले से ही समाज और अंग्रेजी के शासन के टाइम में लिख रहे थे। इन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द, उत्पीड़न जो होता था उस टाइम पर, टॉर्चर जो किया जाता था, हरेसमेंट किया जाता था, उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा करते थे। तो इनकी जो रचना थी सोजे वतन का मतलब होता है राष्ट्र का विलाप, राष्ट्र का रोना, रुदन। तो वहाँ हमीरपुर के कलेक्टर थे, उन्होंने इनको बुलाया और जनता को भड़काने का आरोप इन पर लगाया गया था बेटा। तो उस टाइम ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इनको ढूंढा गया, इनकी जो सोजे वतन नाम से जो किताब थी उसको इन्हीं की आंखों के सामने बेटा जला दिया गया, उसकी सारी की सारी कॉपी जला दी गई थी। और उसके बाद ही कलेक्टर जो थे उस टाइम पर, उन्होंने इन पर बिना परमिशन के लिखने पर भी बैन लगा दिया था। तो उर्दू में प्रकाशित होने वाली इनकी जमाना नाम से पत्रिका थी, उसमें इन्हें कहा गया कि आप प्रेमचंद के नाम से लिखिए। उसके बाद इन्होंने नवाब राय जो था नाम से लिखना बंद कर दिया, प्रेमचंद के नाम से लिखने लग गए थे। इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है बेटा प्रेमचंद को। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। गोदान उपन्यास के अलावा इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे बेटा, कई उपन्यास लिखे थे इन्होंने। कायाकल्प लिखा था और बहुत सारी कहानियां लिखी। इनकी कहानियां मानसरोवर में, आपको मानसरोवर नाम से इनके कलेक्शन है, उसमें मिल जाती हैं। तो चलिए हम लोग इनका पाठ जो है, पहले तो इस पाठ के बारे में आपको इनकी बुक में ही बताया गया है, पाठ में क्या है। तो इस पाठ में इन्होंने दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये लोगों को हिंट दे रहे थे कि आपको आजादी के लिए लड़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, पर ये सीधे सीधे नहीं लिख सकते थे, इसलिए जानवरों पर आधारित करके कहानी लिख रहे थे। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में ये कहानी जो है आजादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानियां हुआ करती है, जिनमें विष्णु शर्मा ने एक तरीके से जानवरों को आधार बना के नैतिक शिक्षा सिखाई थी, नैतिक शिक्षा पढ़ाई थी। 5 जो उनके जो राजकुमार थे उनको उस परंपरा का भी पालन किया है बेटे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं कहानी दो बैलों की कथा। मैं आपको बेटा साथ के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए। दो बैलों की कथा कहानी का नाम है और लेखक है इसके मुंशी प्रेमचंद। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी कि जानवर जो होते हैं उन सभी में गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन यानी कि सबसे ज्यादा बेवकूफ माना जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का यानी कि अव्वल दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन,
उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। निरापद यानी कि कोरी सहिष्णुता, बहुत ज्यादा सहिष्णुता यानी कि बहुत ज्यादा टॉलरेंस है उसके अंदर, गधे के अंदर, इस वजह से उसे बेवकूफ कहा जाता है, या फिर वो वाकई में बेवकूफ है, ये बात नहीं कही जा सकती। आगे कहते हैं प्रेमचंद जी कि गाय सींग मारती है ना, गाय सींग मार देती है कई बार। ब्याई हुई गाय कहते हैं जिस गाय को अभी अभी बच्चा हुआ हो उसको ब्याई हुई गाय कहते हैं। तो कहते हैं गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर ली। अनायास यानी कि अचानक ही शेरनी का रूप धारण कर लेती है। वो गाय जिसकी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, जिसका बच्चा छोटा सा है, वो तो बिल्कुल शेरनी की तरह बिहेव करने लग जाती है, क्योंकि उसको हर किसी से डर लगता है, वो किसी का विश्वास नहीं करती है, उसको हमेशा लगता है कि कोई उसके जो बच्चा है उसको कोई नुकसान न पहुंचा दे, तो सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। आगे वो कहते हैं कुत्ता भी बहुत करीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। यानी कि कुत्ता जो है वो भी बेचारा सा जानवर है, लेकिन कभी कभी तो उसे भी गुस्सा आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते न देखा न सुना। लेकिन गधे को ना तो कभी सुना कि कभी कहीं क्रोध आया, और ना ही कभी देखा कि उसने गुस्सा किया हो किसी पर। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। यानी कि चाहे जितना उसको मार लो, चाहे कैसी भी सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष भी नहीं दिखता। यानी कि उसको संतोष रहता है, हमेशा जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है। वो कभी शिकायत नहीं करता है कि मुझे ऐसा खाना क्यों दे रहे हो, कभी भी नहीं कहता है। वो जो मिल गया उसको वो खा लेता है और खुश भी नहीं होता है। लेकिन हम कहते हैं कि खा पी के खुश रहता है, वो खुश भी नहीं होता है। वैशाख कहते हैं बेटा हिंदी का कैलेंडर का महीना होता है, चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। वैशाख का महीना बेटा अभी चल रहा था, होली के तुरंत बाद का महीना होता है, अभी अभी खत्म हुआ है वैशाख का महीना। तो इसमें क्या होता है कि चारों तरफ हरी हरी घास दिखाई पड़ने लग जाती है, हरियाली दिखने लग जाती है। तो गधा जो होता है वो जहां खड़ा होता है खाने के लिए घास को, वहां से उसे दूर की घास ज्यादा हरी दिखाई पड़ रही होती है, तो आगे जाता है, वहां जाके उसको और आगे की घास ज्यादा हरी दिखाई पड़ रही होती है, तो वहां से आगे जाता रहता है। इस तरीके से वो अपना पेट नहीं भर पाता है। लेकिन वैशाख नंदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वैशाख में ये एक तरह से ऐसे होता है, खा नहीं पाता है बिल्कुल भी कुछ भी, लेकिन उस टाइम पर उसको खुशी बहुत होती है कि हाँ भाई मेरे चारों तरफ खाने के लिए सब कुछ है। तो ये क्या होता है, इसी वजह से इसको वैशाख नंदन भी कहा जाता है। तो हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। बेशक कहते हैं कि वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल करना मतलब तो छलकूद कर लेता हो, लेकिन हमने उसको कभी भी खुश होते नहीं देखा। मतलब गधे को कभी भी हमने खुश होते नहीं देखा। बेटा कभी भी आप गधे का चेहरा देखेंगे तो उसके चेहरे पर आपको कोई खुशी कभी दिखाई पड़ती नहीं। आगे वो कहते हैं विषाद यानी कि दुख। विषाद यानी कि दुख, शोक स्थायी रूप से छाया रहता है, परमानेंट उसके चेहरे पर दिखता रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, चाहे सुख मिले या दुख मिले, हानि हो या लाभ हो, किसी भी दशा में वो बदलता नहीं है। ना तो वो कभी खुश होता है, ना ही कभी दुखी होता है। तो ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा कहते हैं टॉप पर। ऋषि मुनियों में यही गुण बेटा उम्मीद की जाती है कि उनके अंदर कभी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, चाहे सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, ना तो आपको कभी बहुत ज्यादा खुश होना है, ना कभी बहुत ज्यादा दुखी होना। तो ये गुण गधे के अंदर होता है, पराकाष्ठा पर होता है, टॉप पर होता है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। आगे कहते हैं सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुण यानी कि अच्छे गुण, अच्छे गुणों का इतना अनादर यानी कि इतनी बेइज्जती कहीं नहीं देखी। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। वो कहते हैं शायद ये सीधापन संसार के लिए सही नहीं। यहाँ तक वो गधे के बारे में बात कर रहे थे, और देखिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अफ्रीका में दुर्दशा क्या हो रही है, क्योंकि उस टाइम पर बेटा गांधी जी वहां पर आंदोलन चला रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ दुर्दशा हो रही है अफ्रीका में। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? अमेरिका में भारतीयों को घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते। क्या था, ये जो भारतीय होते हैं उस टाइम पर बेटा शराब नहीं पिया करते थे। 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय यानी कि बुरा समय। 4 पैसे अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, यानी कि सेविंग करते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, यानी कि बहुत मेहनत से काम करते हैं। जी तोड़कर काम करना यानी कि बहुत मेहनत से काम करना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम खा जाना मतलब कि संतोष करना।
यानी कि जो भारतीय हैं वो शराब नहीं पीते, सेविंग करके रखते हैं अपने बुरे टाइम के लिए, खूब मेहनत से काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई चार बातें सुना भी दे तो भी सुन के तसल्ली करके रह जाते हैं, सब्र कर जाते हैं, फिर भी बदनाम है, फिर भी लोग उन्हें बदनाम करते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड जो है उसको डाउन करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना बेटा एक मुहावरा होता है, यानी कि किसी ने आपके साथ जैसा किया आप पलटकर उसको वैसा ही जवाब दें, मीन्स टू से टिट फॉर टैट। अगर भारतवासी भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी कि हर किसी को उसकी भाषा में जवाब देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते, तब शायद दुनिया उनको सभ्य मानने लग जाती। लेकिन वो इस तरीके से जवाब नहीं देते हैं, सब्र कर जाते हैं, किसी की बात पर बराबर लड़ते नहीं है, इसलिए उनको असभ्य कहा जाता है। जापान की मिसाल सामने है, जापान का एग्जाम्पल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, मतलब उसे सभ्य जातियों में गिना जाने लगा, सिविलाइज लोगों में गिना जाने लगा एक ही जीत में। जापान की जीत कौन सी हुई थी बेटा? यहाँ प्रेमचंद जी बेटा हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं कर रही हैं, वो तो बहुत बाद में घटना हुई थी, ये कहानी लिखी गई है उससे काफी पहले। तो वो बात कर रहे हैं यहाँ पर जापान की जीत की, जिस जीत की बात कर रही हैं वो जीत थी चीन और जापान का युद्ध हुआ था बेटे आपस में। चीन का और जापान का युद्ध हुआ था 1894-95 के दौरान, यानी कि 1894-95 के बीच में। तो चीन और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था तो कोरिया पर अपना अपना कब्जा लेने के लिए हुआ था, कि कोरिया पर हमारा किसका नियंत्रण होना चाहिए, कोरिया पर किसका कब्जा होना चाहिए। तो जापान की सेना को मेइजी सेना कहा जाता था बेटा, मेइजी सेना वो जीती थी उसमें, और युद्ध के बाद कोरिया, मंचूरिया, ताइवान पर पूरी तरह से जो कंट्रोल था जापान के हाथ में आ गया था। इस युद्ध में हारने के बाद चीन जो था उसने जापान के मॉडर्नाइजेशन को एक तरीके से समझा था कि ये इतने मॉडर्न है, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप कर ली है, इसलिए हमसे जीत गए हैं। उसके बाद से ही चीन जो था, चीन के अंदर भी एक तरीके से जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो इसी जीत की बात यहाँ पर प्रेमचंद जी कर रहे हैं कि चीन की मिसाल, जापान की मिसाल सामने है, यानी कि मिसाल यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। जापान का उदाहरण सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी कि उसे सभ्य जातियों में गिना जाने वाला बना दिया। गण्य यानी कि गिना जाने वाला। आगे वो कहते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। यहाँ पर बेटा बात को समझिएगा कि गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी कि जो उससे थोड़ा कम मूर्ख है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ यानी कि बैल को कहा जाता है, बछिया का ताऊ मुहावरा होता है, बछिया के ताऊ का मतलब होता है मूर्ख होना किसी का। तो जिस अर्थ में गधे का इस्तेमाल करते हैं, गधा है क्या जैसे कहा जाता है, मूर्ख है क्या, उसी तरीके से बछिया का ताऊ कहा जाता है, इसका मतलब भी मूर्ख ही होता है बेटा। बछिया का ताऊ बैल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैल जो होता है वो खुद पिता नहीं बन पाता है बेटे। आपको यहाँ पर मैं बता दूं, बैल खुद पिता नहीं बन पाता है, सांड के बच्चे होते हैं। वो गाय जो होती है, गाय जो है उसके गाय की और सांड के बच्चे होते हैं, बैल खुद पिता नहीं बन पाता, इसलिए बैल को बछिया का ताऊ कहा जाता है, कि गाय की बछिया का ताऊ। तो कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कहते हैं, खुद ही प्रेमचंद जी कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि जो बैल होता है वो बेवकूफों में गधों से भी ज्यादा ऊपर होता है, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल बैल आप देखेंगे कहानी में, अड़ियल बैल मारने वाला बैल अभी आप देखेंगे कहानी में आएगा, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। गधा बैल जो होता है वो कई तरीके से अपना संतोष प्रकट कर देता है। अतएव का मतलब है इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है, इसलिए उसे गधे से कम बेवकूफ माना जाता है। ये सारी की सारी बेटा भूमिका बनाई थी प्रेमचंद जी ने कहानी के लिए। अब यहाँ से आपकी बैलों की कहानी शुरू होगी। तो झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काची है नायक इस कहानी का, जिसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। दोनों पछाई जाति के बेटा, बैलों की भी जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं। तो पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे, मतलब ऊंचा कद था, दोनों का हाइट अच्छी थी। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। बहुत दिनों से साथ रह रहे थे तो दोनों में भाईचारा हो गया था, दोनों में दोस्ती हो गई थी।
दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए, आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, मूक भाषा यानी कि मूक भाषा कहते हैं ऐसी भाषा जिसमें बोलते नहीं है, इशारों की भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय यानी कि अपने भाव विचार एक दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे के विचार समझना, अपने विचार उसको पहुंचाना। तो इशारों में वो दोनों आपस में बात किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, हमें नहीं मालूम कि एक बैल दूसरे बैल के मन की बात कैसे समझ जाता था। इन दोनों के बारे में यही बात लागू थी। तो आगे कहते हैं प्रेमचंद जी, अवश्य ही इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, इनमें कोई ऐसी ताकत थी, कोई सुपर नेचुरल इनके पास पावर थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इन दोनों के अंदर कोई ऐसी सुपर पावर इनके पास थी कि जो हम इंसानों के पास नहीं है, जो कि हम जीवों में श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं, यानी कि हम सब क्लेम करते हैं कि हम बेस्ट लिविंग बींग्स हैं, लेकिन हमारे पास वो ताकत शायद नहीं है जो शायद इन बैलों के पास थी, जिसके कारण वे एक दूसरे की बात बिना बोले समझ जाया करते थे। तो आगे, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। दोनों बैल एक दूसरे को चाट लिया करते थे, सूंघ लिया करते थे। इस तरीके से वो एक दूसरे को अपना प्रेम जताया करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, दोनों सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, लड़ाई के नाते से नहीं, विग्रह यानी कि लड़ाई के इरादे से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी केवल हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से, यानी कि अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगती है, जैसे दोस्तों में दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाती है तो एक दूसरे में धौल धप्पा होने लगती है, धकियाना, नोचना, चिढ़ाना, ये सब शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से दोनों आपस में सींग मिला के लड़ा करते थे, लेकिन लड़ाई के इरादे से नहीं, दोस्ती में जैसे दोस्त लड़ते हैं उस तरीके से। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। जब तक आप बहुत अच्छे दोस्त नहीं बनते हैं तब तक आप अपने दोस्त को चिढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी टांग नहीं खींच सकते हैं, है ना। तो यही चीज बताते हैं यहाँ पर प्रेमचंद जी की जब तक ये चीज ना आ जाए तब तक दोस्ती थोड़ी सी हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी दोस्ती जिसमें आप धौल धप्पा नहीं कर सकते, आपको अपने दोस्त के सामने सोच सोच कर बोलना पड़े, आपका दोस्त आपकी बात का बुरा मान जाए, या आपको ये सोचना पड़े कहीं मेरा दोस्त मेरी बात का बुरा तो नहीं मान जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, वो कहते हैं कि ऐसी दोस्ती पर ज्यादा टाइम तक विश्वास नहीं किया जा सकता है, ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर आगे कहते हैं वो, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, यानी कि लगा दिए जाते, हल या बैल गाड़ी के साथ जोड़ दिए जाते दोनों बैल, और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, हर एक की, दोनों की, इनकी यही कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी कि जब इन दोनों बैलों को हल में लगाया जाता था या गाड़ी में लगाया जाता था काम करने के लिए, तो दोनों की कोशिश यही हुआ करती थी कि ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर पड़े, यानी कि ज्यादा काम मैं करूं, मेरे दोस्त को उतनी पीड़ा ना। दिन भर के बाद या दोपहर या संध्या को, दिन भर के बाद दोपहर को या संध्या को, या तो दोपहर को खुलते थे या शाम को खुलते थे दोनों बैल। तो दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, एक दूसरे को चाट कर थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नाद बोलते हैं बेटा जिसमें बैल, गाय, भैंस वगैरह सारे के सारे जानवर जो होते हैं खाना खाते हैं, उस बर्तन को नाद कहते हैं, बड़ा सा होता है बेटा। तो उसमें जब इनके लिए खली भूसा पड़ जाता, उसके बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। दोनों एक साथ खड़े होते थे, साथ ही खाना खाते थे, साथ ही बैठ जाते थे। उसके बाद आगे कहानी है, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मतलब इन दोनों में से अगर किसी एक बैल ने मुंह हटा लिया, खाना बंद कर देता था, तो दूसरा भी बैल जो था वो अपना मुंह हटा दिया करता था, नाद से खाना खाना बंद कर दिया करता था। संयोग की बात, एक बार संयोग की बात हुई, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी कि जोड़ी, जोड़ी किसकी, बैलों की। एक बार झूरी ने बैलों को, दोनों बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, बैलों को तो पता नहीं उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना, अपना इस तरीके से बेचा जाना, उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। उन दोनों को अपना इस तरीके से बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा लगा, ये बात तो किसी को नहीं पता। पर झूरी के साले गया को, झूरी ने इन बैलों को बेटा अपने ससुराल भेजा था, उसके ससुराल से आया था उसका साला इनको लेने के लिए, जिसका नाम था गया। तो झूरी के साले गया को
घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब कि गोई को यानी कि जोड़ी को अपने घर तक ले जाने में गया को दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना बेटा मुहावरा होता है ये भी, यानी कि उनकी बहुत परेशानी हुई दोनों बैलों को अपने घर ले जाने में। कैसे परेशानी हुई? पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते। पीछे से उनको हाँकना यानी कि चलाना, पीछे से चलाने के लिए उनको जैसे हाँकते हैं, कहते हैं कि चलने की कोशिश करवाते हैं उनको, तो दाएं बाएं भागते, मतलब लेफ्ट राइट भागने की कोशिश करते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, पगहिया यानी कि रस्सी उनके गले में जो पड़ी हुई थी उस रस्सी को पकड़ के अगर गया आगे से खींचता तो दोनों बैल पीछे को जोर लगाते, मतलब हमें जाना ही नहीं है आगे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, अगर उनको मारता गया तो दोनों सींग नीचे कर लेते अपने और हुंकारते, हूं की आवाज निकालते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती यानी कि उनको भाषा दी होती, जुबान दी होती, तो झूरी से पूछते, तो अपने मालिक झूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो यहाँ पर। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी एक उनके मन की बात कहना चाहते हैं। इस टाइम उनके दिमाग में बात चल रही है कि अगर उनको भगवान ने पूछने की ताकत दी हुई होती तो झूरी से पूछते कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर की नहीं थी, कोई कमी नहीं की थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमसे और भी काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में, हमको तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी यानी कि हमें तो तुम्हारी गुलामी करने में, तुम्हारी नौकरी करने में मर जाना कबूल था। हम तो यही मर जाना चाहते थे तुम्हारे साथ में ही। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने कभी भी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तुमने हमें इस क्रूर आदमी के साथ, इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया है? हमने तो कभी तुम्हें कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी बात की, खूब जी भर काम किया। तुम जितना काम करवाना चाहते थे हम करते थे, और चाहते तो और काम ले लेते, पर तुम हमें इस जालिम के हाथों ना बेचते। ये बात पूछते बैल अगर उनके पास वाणी होती तो झूरी से। अब आगे, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। नया स्थान कहाँ था? झूरी की ससुराल, बैलों का जो गया का घर। दोनों बैल संध्या समय यानी कि शाम को नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, दिन भर चलते रहे थे, भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, नाद मैंने पहले भी बताया था आपको, दोनों के खाना खाने का जो बर्तन होता है बैलों का है, तो दोनों में से एक ने भी उसमें मुंह डाला ही नहीं उसके अंदर, यानी कि दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, दिल उदास हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। किसे छूट समझा हुआ था उन्होंने अपना घर? झूरी के घर को अपना घर समझा हुआ था, वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगाने यानी कि पराए। ये जो नया घर है, नए आदमी, नया गांव, ये सब उन्हें पराया लगता था, बिल्कुल बेगाना सा लग रहा था, अपना नहीं लग रहा था। तो दोनों ने मूक भाषा में सलाह की। दोनों ने अपनी मूक भाषा में, जैसे वो आपस में सलाह किया करते थे, जो शुरू से ही बताया कि मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते, दोनों ने मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखने का मतलब होता है बेटे तिरछी आंखें करके देखना, तिरछी आंखों करके साइड से देखना। तो एक दूसरे को उन्होंने कनखियों से देखा और लेट गए, दोनों के दोनों लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ जा रहा है यानी कि जब गांव में सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। पगहे यानी कि रस्से तोड़ा डाले जो उनके गले में बंधे हुए थे। पगहिया कहते हैं बेटे रस्सी को, पगहा कहते हैं रस्से को, और घर की तरफ चले। रस्से तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, रस्से बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कोई बैल इन्हें तोड़ सकता है। पर उन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई। दूनी शक्ति यानी कि दुगनी शक्ति, डबल ताकत आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। एक एक झटके में उन्होंने अपने गले में पड़ी हुई रस्सियां तोड़ दी थी। झूरी प्रातः काल सोकर उठा। झूरी सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी वो जगह होती है जहाँ पर नाद लगाई जाती है बेटा, जिनमें जानवर खाना खाते हैं और बैठते हैं, तो चरनी उस जगह को कहते हैं। तो देखा उसने कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव कहते हैं गले के रस्से को, उसमें फिर पगहा बांधा जाता है। तो दोनों के गले में आधा आधा गराव लटक रहा है, यानी कि गले में बंधा हुआ रस्सा आधा आधा लटक रहा है, यानी कि आधा वो तोड़ा के फेंकाए थे। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे, घुटने तक उनके पैरों में कीचड़ लगी हुई थी, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह क्या होता है? स्नेह तो है लेकिन विद्रोहमय है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए इस काम को नहीं करूंगा, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। हम तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए हम तुमसे दूर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये हुआ विद्रोहमय स्नेह, यानी कि स्नेह करते हैं इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इसे कहा जाएगा विद्रोहमय स्नेह। तो दोनों बैल जो थे उनकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था।
क्योंकि दोनों के दोनों बैल जो थे उनको लगा कि हमें मालिक ने बेच दिया है, वो वहां जाकर के वहां से वापस आ गए थे, जूरी की चढ़नी पर आकर के खड़े हो गए थे। अब जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से जूरी जो था वो गदगद हो गया। गदगद होना मतलब स्नेह से भर गया, बहुत प्रेम से भर गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, दोनों बैलों को उसने दौड़कर गले लगा लिया। प्रेमालिंगन मतलब प्रेमालिंगन कहते हैं प्रेम से गले लगाना। किसी भी बैलों को उसने प्रेम से गले लगाया और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर, तो अपने बैलों को चूम रहा था, बार बार प्रेम से गले लगा रहा था। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, यानी कि लोगों को बड़ा सुंदर लग सकता था अगर देखते तो। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अब वहां पर घर के गांव के सारे लड़के जमा हो गए, इकट्ठे हो गए और तालियां बजा बजा कर इनका बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। गांव के इतिहास में ऐसी घटना पहले भी होती रही थी, यानी कि यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ऐसी घटना पहले कभी ना हुई हो, लेकिन महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये घटनाएं आमतौर पर रोज रोज नहीं होती थी। जब होती थी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी कि उनके बैल भाग आए वापस। तो बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा यानी कि बच्चों के समूह ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। पशुवीर कौन है? हीरा और मोती। पशुवीर इनको इसलिए कहा गया क्योंकि वीरता से वो अपने घर वापस आ गए हैं भाग करके। अभिनंदन पत्र देना चाहिए, जिसे कहते हैं कि अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, जिसमें उनकी तारीफ हो, ऐसा कुछ इनको देना चाहिए। इनको तारीफ में कुछ किया जाना चाहिए इनकी तारीफ में। तो कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, उनके खाने का सामान सभी के सभी बच्चे अपने अपने घर से लेकर के आए। इसके बाद क्या हुआ? एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। एक बालक कहता है, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे ने सपोर्ट किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी है, यानी कि पिछले जन्म में ये आदमी रहे होंगे, तभी इनमें इतनी समझ है। इसका प्रतिवाद करने का, इसका विरोध करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद यानी कि विरोध, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इन बच्चों की बातों का विरोध कर सके। जूरी की स्त्री यानी कि जूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जूरी की पत्नी ने बैलों को जब दरवाजे पर देखा तो उसे गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। कितने नमक हराम बैल हैं ये, इन्होंने वहां एक दिन भी काम नहीं किया और भाग के आ गए। जूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका। आक्षेप यानी कि ब्लेम, आरोप, इल्जाम। जूरी अपने बैलों पर ये इल्जाम ना सुन सका। कहता है, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? इनकी वो कहता है, नमक हराम क्यों है? इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया होगा तो क्या करते? इसलिए भाग के आई हैं। तो स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, तुम्हें नहीं तो पता है बैलों को कैसे खिलाया जाता है। और तो पानी पिला, सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, यानी कि तुम ही तो खिलाते हो अपने बैलों को, बाकी सब तो पानी पिला कर रखते हैं। तो ताना मार रही है यहाँ पर। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? जूरी चिढ़ाता है कि अगर चारा मिलता तो मेरे बैल वहां से भागते ही क्यों? जूरी की पत्नी है वो इसलिए चिढ़ रही है क्योंकि बैल जो गए थे उसके भाई के घर गए थे। तो स्त्री चिढ़ी। स्त्री चिढ़कर क्या कहती है, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है। तुम बुद्धू हो, तुम बैलों को सहलाते हो। मेरे घर वाले, मेरे भाई बुद्धू नहीं है जो बैलों को सहलाएं। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, तो उनको खिलाते हैं तो उनसे खूब काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। खली और चोकर बेटा जानवरों के भूसे में डाला जाता है, जिससे उनको टेस्ट आता है बेटा। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। जैसे आप अपने खाने में मक्खन डालते हैं, घी डालते हैं, ऐसे इनके खाने में खली चोकर पड़ता है बेटा, जिससे इनको खाने में टेस्ट आ जाता है। तो कहती है, सूखे भूसे के अलावा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। मतलब गुस्से में उसने कह दिया, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मतलब मजदूर यानी कि मजदूर को कड़ी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों को खली चोकर नहीं देना है, खाली सूखा भूसा दिया जाए। ये ताकीद मजदूर को कर दी गई। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, तो कुछ फीका फीका लग रहा था, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। सूखा भूसा है, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। द्वार की ओर किसे देख रहे हैं बेटा? वो जूरी आएगा तो उनके लिए कुछ लेकर के आएगा। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? तो मजदूर कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो कहता है जूरी, चुरा कर डाला, यानी कि वो कहता है चुरा करके डाला। तो मजदूर है वो कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी का होगे, यानी कि अभी तो कह रहे हो मुझे कि तुम चुरा करके उनको खली चोकर डाल दो, थोड़ी सी खली डाल दो, लेकिन अगर मालकिन ने देख लिया कि मैंने खली डाली है
और जब डांटेंगी तो तुम भी उन्हीं का पक्ष लेके मुझे ही डांटोगे। अभी तो कह रहे हो डाल दो, लेकिन तब तुम भी उन्हीं का नाटक करोगे मुझे डांटने का, और चाहते तो हो कि मैं डालूं, लेकिन तुम तब सामने से हिम्मत करके ये नहीं कह पाओगे कि मैंने कहा था कि इनको खड़ी होकर डाल दी जाए। मैं नहीं करूंगा इस काम में। यहाँ पर आपकी कहानी का बेटा पहला दृश्य खत्म हो जाता है। दूसरा दृश्य मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगी बेटा, इतना आप ध्यान से पढ़िए और इसको समझ लीजिए। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हैं। और हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।